नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू आईएएस में। तो मैपिंग चल रहा है। मैपिंग में बस लास्ट कंटिनेंट बच गया है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, सीमा क्या है? इस साइड में है उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अलग कैसे होते हैं तो बोलना है आपको डेरियन पास से। डेरियन पास वह कुछ लोगों के अनुसार, कुछ ज्योग्राफरों के अनुसार पनामा नहर। तो पनामा नहर ही मोस्टली माना जाता है कि एक सीमा है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से अलग होते हैं पनामा कैनाल के जरिए। तो पनामा कैनाल है इस साइड। ये मिलेगा आपको कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, कैरेबियन द्वीप। तो देख रहे थे आप कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच है, एक सीमा है, सागर है। ये पूरा मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर इस साइड। अटलांटिक महासागर। और इस साइड मिलेगा प्रशांत महासागर। नीचे में मिलता है अंटार्कटिका। एक बार सीमा देख लीजिए, कौन सा कंटिनेंट है ये? दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट। टॉपिक में आप डालेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे पहले सीमा बना लेंगे। कहाँ पे ये, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों अलग कैसे होते हैं, नॉर्थ और साउथ? बोलना है आपको पनामा नहर। और पूछिए अगर डेरियन पास कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच एक डेरियन पास है। डेरियन क्षेत्र है, घने जंगल है, पर्वत वाला क्षेत्र है, अलग हो जाते हैं। फिर एक साइड मिलेगा कैरेबियन सागर उत्तर में। फिर एक साइड मिलेगा अटलांटिक महासागर। नीचे में अंटार्कटिका महाद्वीप। और इसके वेस्ट साइड में प्रशांत महासागर। तो ये इसकी सीमा हो गई चारों दिशाओं से। कुल कितने देश हैं इसमें? 12 देश हैं और एक विदेशी क्षेत्र है। टोटल 12 कंट्री हैं इस कंटिनेंट के अंदर में। कौन कौन से कंट्री हैं इसके अंदर? एक मिलेगा आपको अर्जेंटीना और चिली, ऐसे करके अर्जेंटीना, चिली। आगे बढ़ेंगे आप, मिलेगा बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। इधर मिलेगा सूरीनाम, गुयाना। गुयाना सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना विदेशी क्षेत्र है, फ्रांस के अंदर है। फ्रांस के अंदर आता है फ्रेंच गुयाना। यहीं पे फ्रांस का स्पेस सेंटर है, जहां से रॉकेट छोड़ता है। फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर है, फ्रेंच गुयाना। लिख लेंगे फ्रेंच गुयाना। एक कंट्री है, किसकी है? फ्रांस की है। तो यही विदेशी क्षेत्र के अंदर आता है। और ये पूरा आपको मिलेगा ब्राजील। यहां से ऐसे करेंगे, पूरा ब्राजील है। ब्राजील जो है इस कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश है। 50% से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दो और कंट्री मिलेंगे, पराबे उर्बरे। तो कुल मिला के 12 देश हैं। एक बार देख लेंगे, पराबे उर्बरे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना विदेशी क्षेत्र है, ब्राजील। ऐसे करके टोटल 12 देश। कुछ फैक्ट इसके बारे में देखिए, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है पूरा कंटिनेंट को अगर आप मिला लेंगे 1.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। तो सीआर कर लीजिए करोड़ वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1,76,00,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा कंटिनेंट है। इसके साथ में जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन? तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जनसंख्या 46 करोड़ है।
50 करोड़ भी नहीं है जनसंख्या, आपको याद रखना है। 50 करोड़ से भी कम जनसंख्या। जनसंख्या स्टेबल में, स्थिर भी है। जनसंख्या नहीं बढ़ती है, स्थिर है, स्थिर अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो आज से 20 साल बाद भी देखेंगे आप, आपको 46 करोड़ 47 करोड़ के बीच में ही दिखेगा। मतलब 10 साल में भी 1 करोड़ जनसंख्या इसकी नहीं बढ़ रही है। तो इस हिसाब से 46 करोड़ जनसंख्या हो गई। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है इस कंटिनेंट में? बोलना है ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या 21.5 करोड़ है। अगर ओवरऑल जनसंख्या इस महाद्वीप की 46 करोड़ है, तो इसका आधे, लगभग आधा मान लीजिए अकेले ब्राजील में है। क्षेत्रफल भी ब्राजील इस कंटिनेंट का आधा है। क्षेत्रफल में कौन कौन से कंटिनेंट सबसे टॉप नंबर पे आते हैं? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है एशिया। एशिया के बाद है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के बाद है दक्षिण अमेरिका। तो चौथे नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है क्षेत्रफल में। अगर लाइन से अरेंज करने देता है क्षेत्रफल में, महाद्वीपों को अरेंज करिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। जनसंख्या है 5वें नंबर पे है। तो ये कुछ फैक्ट है। स्टार्ट कहाँ से होता है अगर आप देखेंगे तो 10 डिग्री अक्षांश के आसपास है। 10 डिग्री अक्षांश उत्तर में। यहां से गुजरती है इसकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा गुजर रही है ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया से 0 डिग्री। एक मकर रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री। और नीचे चलते जाएंगे 55 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, चिली, अर्जेंटीना, इस पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक। अर्थात भूमध्य रेखा, मकर रेखा तो गुजर रही है, साथ साथ में 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश से भी नीचे में है। लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी पूछता है। कर्क रेखा यहां से नहीं गुजर रही है। ये फैक्ट, कर्क रेखा इस कंटिनेंट से गुजरती नहीं है। अगर जनसंख्या की बात करें कंटिनेंट में, जनसंख्या का भी एक सीक्वेंस है, क्रम है कि जनसंख्या सबसे अधिक तो समझ गया आप, ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री भी है, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में भी। इस पूरा महाद्वीप का 50% से भी अधिक ब्राजील है। जो पढ़ना है आपको, इसमें ब्राजील के बारे में पढ़ना है। एक विकासशील कंट्री है, सबसे बड़ी जीडीपी है ब्राजील। पूरा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है। ब्राजील सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और क्षेत्रफल 50% से भी अधिक है। इसकी भाषा क्या है ब्राजील की? पुर्तगाली। पुर्तगाली चलता है। पुर्तगाल ने खोज किया था ब्राजील की, तो पुर्तगाली भाषा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे हिस्ट्री में इसका। फिलहाल जनसंख्या में अरेंज करिए। जनसंख्या ब्राजील है, ब्राजील के बाद कोलंबिया। 21.5 करोड़ जनसंख्या ब्राजील की, तो कोलंबिया की भी 5 करोड़ जनसंख्या। फिर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना मकर रेखा के दक्षिण में मिलेगा कंट्री अर्जेंटीना। बाय मिस्टेक है, अर्जेंटीना से भी मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा अर्जेंटीना से भी गुजर रही है, चिली से भी और ब्राजील से भी। ये 3 जनसंख्या वाले हैं लाइन से। इसके बाद अन आते हैं। एक बार भाषा समझ लेते हैं और थोड़ा सा इतिहास। देखिए, भाषा में 2 भाषा चलती है यहाँ पे। पूरा दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में भाषा में बोलेंगे, एक साइड है स्पेनिश और दूसरे साइड है पुर्तगालीस। पुर्तगालीस अकेला एक ही कंट्री है जहाँ चलती है, और वो मिलेगा आपको ब्राजील। ब्राजील में भाषा है पुर्तगाली। बाकी सारे जगह, अर्जेंटीना हो, चिली हो, वेनेजुएला हो, जितने भी आपको दिख रहे हैं ब्राजील को छोड़ के, हुआ है स्पेनिश। ब्राजील में है पुर्तगाली।
तो 11 देशों में बोलना है आपको, 11 देशों में स्पेनिश भाषा है, अकेला ब्राजील में पुर्तगाली भाषा है। कुछ इतिहास का बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पे आपको मिलेगा पेरू, लीमा राजधानी है, इंका सभ्यता का जन्म हुआ था। इंका सभ्यता थी। तो पर्वत है एक पूरा का पूरा एंडीज पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत मिलेगा आपको। एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत पे काफी सारे इसके देश हैं। इसी में से एक है पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे। लेकिन मेन है बोलिविया। बोलिविया का पड़ोसी मिलेगा आपको पेरू। इंका सभ्यता का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी में। धीरे धीरे जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, इसके साथ ही साथ यूरोप में उपनिवेश का एक शुरुआत हुआ। तो स्पेन और पुर्तगाल इसके नाविक यहाँ भी पहुंच गए। पूरा वर्ल्ड को गुलाम बनाने वाले देश हैं यूरोप के देश। तो पुर्तगाल स्पेन से जो शुरुआत हुआ था वो ब्राजील पहुंचे। तो पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज कर ली थी। फिर स्पेन वासी भी पीछे नहीं थे, ये भी धीरे धीरे अंदर आए, कंटिनेंट की खोज करने लगे। अंदर अमेजन वन तक गए। ये एक डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, अमेजन वन तक गए। तो इस इंका सभ्यता को धीरे धीरे समाप्त करने का काम स्पेनिश लोगों ने किया। इंका सभ्यता समाप्त हुई, स्पेनिश के अंडर में आ चुका था एक बड़ा सा पोर्शन। स्पेन और पुर्तगाल एक दूसरे के कंपटीटर थे। दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। पश्चिम की 50 डिग्री जो पश्चिम देशांतर है, इसी को थोड़ा समझना है कि ऐसा क्यों है ब्राजील में पुर्तगाली भाषा, बाकी जगह स्पेनिश भाषा क्यों है। क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल में एक एग्रीमेंट हो गया कि 50 डिग्री पश्चिम देशांतर के बाद का जो क्षेत्र रहेगा, अर्थात इस साइड वाला क्षेत्र ये स्पेन के अंडर में रहेगा और इस साइड वाला क्षेत्र पुर्तगाल के अंदर रहेगा। रिजल्ट है कि ब्राजील पुर्तगाल के अंदर में चला गया, बाकी जगह स्पेन के अंदर चला गया। तो स्पेनिश भाषा है और ब्राजील में पुर्तगाली भाषा है। पुर्तगालियों का ध्यान भारत से हटा। 16वीं शताब्दी में इन्होंने भारत की खोज कर ली थी। भारत से इनका ध्यान हट के ब्राजील की ओर चला गया। सारा का सारा इन्होंने ध्यान ब्राजील पे दिया। रिजल्ट ये है कि भारत से इनका अस्तित्व समाप्त होने का कारण क्या था, तो ब्राजील, क्योंकि पूरा ध्यान ब्राजील पे दे रहे हैं, भारत पे ध्यान नहीं रहा। रिजल्ट है कि ब्राजील को तो इन्होंने विजय कर लिया, लेकिन भारत को खो दिया और बाकी जगह स्पेन आ गए। तो रिजल्ट है स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ जो भूमध्य सागर देश है, इनके साथ इनका एक डीप संबंध है। या बोलूं मैं, स्पेन के साथ और पुर्तगाल के साथ इनका एक वंशागत संबंध है, पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध है। क्योंकि वंशज कौन है यहाँ पे, इस पूरे कंटिनेंट के वंशजी स्पेनिश या पुर्तगाल हैं, लेकिन मूल निवासी कुछ और हैं। मूल निवासी जो है वो है मेस्टिजो। मेस्टिजो मूल निवासी कभी कभी पूछता है। मेस्टिजो ये मूल निवासी है। तो मूल निवासी है मेस्टिजो लोग। स्पेन के लोगों ने और पुर्तगाल के लोगों ने अफ्रीका से गुलाम लाके बसाया था, प्लांटेशन का काम कराते थे। तो अफ्रीकी गुलाम को धीरे धीरे बसाने का काम किया। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे, गुलामों का ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे गुलामों का ट्रेड चल रहा था 17वीं 18वीं शताब्दी में। सारे गुलाम पकड़ पकड़ के ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, फ्रेंच जैसे लोग ये अलग अलग देशों में भेजते थे, कंटिनेंट में भेजते थे। और कौन से एग्रीकल्चर कराते थे, बगानी खेती, बगानी कृषि कराते थे। जैसे गन्ना रोपना, तंबाकू की खेती, कपास, रबड़। तो इस तरीके की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता थी। यूरोप लोगों ने अफ्रीका से गुलामों को पकड़ा और अलग अलग देशों में भेजा। बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे, सीकड़ों में कैद रखते थे, हंटरों का इस्तेमाल करते थे, मारते पीटते थे और ये सबसे खेती कराते थे। रिजल्ट है जब देश आजाद हुए, धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई, तो गुलाम वाला जो ट्रेड था वो समाप्त हुआ। गुलाम व्यापार
दास व्यापार जिसे बोला जाता है समाप्त हुआ वर्ल्ड लेवल पे। इसके लिए आवाज उठी, आंदोलन चले। वंशज यही है। अब अफ्रीकी मूल के लोग, यूरोपीय लोग के मूल के बीच एक जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो इससे एक मेस्टिजो जाति उत्पन्न हुई, मूल निवासी यहाँ की मानी जाती है। जनसंख्या कहाँ वास करती है दक्षिण अमेरिका की? अधिकांश जनसंख्या कैसे वास करती है, पहले इसके लिए हमको थोड़ा सा इसका जियोग्राफी देखना होगा। जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बहुत ही अधिक है, प्रति व्यक्ति लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल है। देख लीजिएगा मैप में। सबसे पहले ये पूरा पर्वत बेल्ट है, एंडीज पर्वत कहलाता है। समझिए पूरा का पूरा एंडीज पर्वत है। ऐसे करके एक तो एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत ये मिलेगा आपको अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल। थोड़ा सा भौतिक देख रहे हैं इसका फिजिकल पोर्शन, जनसंख्या, इकोनॉमिक्स, ये नगर कहाँ पे हो सकते हैं। तो एंडीज पर्वत है, अटकामा मरुस्थल हो गया, और अगर अटकामा मरुस्थल के बाद ऊपर और चलते चलेंगे ऐसे करके ब्राजील में आएंगे, तो आपको मिलेगा अमेजन वन। ऐसे अमेजन का वन, अमेजन के जंगल। फिर मिलेगा आपको गुयाना का पठार, गुयाना हाईलैंड, ये वाला बेल्ट बच गया। तो ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो इस वाले इलाके में तो जनसंख्या कम होगी ना के बराबर, जैसे अटकामा मरुस्थल में जनसंख्या बिल्कुल नहीं हो सकती। अमेजन का घना वन है, डेंस फॉरेस्ट है, जनसंख्या ना के बराबर है, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यहाँ जनसंख्या नहीं रह सकती। एंडीज पर्वत, पर्वत क्षेत्र में जनसंख्या का वास नहीं हो सकता, कुछ कुछ छोड़ के। गुयाना हाईलैंड, ब्राजीलियन पठार में जनसंख्या नहीं है। तो जनसंख्या कहाँ मिलती है इसकी? जनसंख्या मिलती है इसकी तटों के साथ ही मिलती है। जो आपको तट है, तट के साथ ही मिलान करना है। ये किनारे किनारे जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं वो तटों के साथ ही है, जनसंख्या भी तट के साथ है, तट के साथ जनसंख्या। देखिए एंडीज पर्वत है, सबसे लंबा पर्वतमाला है, 9,000 किलोमीटर लंबा है। क्या? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वतमाला है एक विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कुछ फैक्ट इसमें लिखिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 9,000 किलोमीटर है। स्टार्ट होता है चिली अर्जेंटीना से लेके वेनेजुएला तक जाएगा, वेनेजुएला तक, अर्थात कैरेबियन सागर तक गया हुआ है। इसमें काफी सारी कंट्री बसी हुई है। राजधानियां मिलेगी आपको, कोलंबिया की राजधानी मिलेगी बगोटा, एक राजधानी यहाँ मिलेगी कोलंबिया, कोलंबिया देश है, इसकी राजधानी बगोटा, इंडीज पर्वतमाला पे ही स्थित बगोटा, बगोटा करिएगा। तो कोलंबिया की राजधानी मिलेगी बगोटा। इसके बाद इक्वाडोर की राजधानी मिलेगी क्वेटो। किसकी राजधानी? इक्वाडोर। एक मिलेगा आपको बोल्विया की राजधानी बोल्विया, लापेस, ये राजधानी है। जो बोल्विया इसकी राजधानी लापेज है, वर्ल्ड में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित राजधानी मानी जाती है, सर्वाधिक ऊंचाई पे राजधानी है। तो बगोटा, क्वेटो,
लापेज, ये सारी राजधानियां जो है कंट्री की एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। एंडीज पर्वतमाला में सर्वाधिक ऊंचाई पे विश्व की राजधानी है, बोलिविया की राजधानी लापेज है। बाकी जो इसका फिजिकल पोर्शन है और थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे एंडीज पर्वतमाला को। बस इतना समझना है कि एंडीज पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये जो पूरा पर्वतमाला ऊपर से नीचे तक, एक साइड है प्रशांत महासागर प्लेट, तो दूसरे साइड है दक्षिण अमेरिका प्लेट। इनके टकराव का परिणाम है प्रशांत महासागर प्लेट, तो प्रशांत प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट। ये दो प्लेट हैं, इनके प्लेटों के टकराव के परिणाम स्वरूप जो पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला का जन्म हुआ। उधर रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेटों का सबडक्शन का परिणाम था। इस साइड उत्तरी अमेरिका है, जो रॉकी पर्वतमाला थी उत्तरी अमेरिका, तो वहां पे जो पर्वतमाला थे तटों के साथ ही प्रशांत महासागर में अगर आप देखेंगे अंटार्कटिका से अलास्का, अलास्का से लेके पूरा यहाँ तक नॉन स्टॉप पर्वतमाला है। अर्थात उत्तरी अमेरिका में अलास्का से माउंटेन बनाते चलेंगे, आप पहुंच जाएंगे चिली अर्जेंटीना तक, अंटार्कटिका तक चले जाइए, इसके भी आगे तो पूरा पर्वतमाला है। लेकिन पर्वतमाला का डिवीजन कर दिया गया है अलग अलग कंटिनेंट के हिसाब से। दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में एंडीज पर्वतमाला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। बस यही है आज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। बस आज के लिए इतना ही है। ये था एक इंट्रोडक्शन दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट का। बाकी इसका फिजिकल पोर्शन भी देख लेंगे, पर्वत पठार और नदी घाटियां जो भी है, इसकी खूबियत विशेषता। आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू एस में।